जैसा कि बच्चों हम लोग को पता है, विदाउट मैनेजमेंट द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन अचीव। बट द थिंग इज कि अगर मैं बात करूं, क्या मैनेजमेंट ही सब कुछ है? क्या मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर सारे टर्म्स हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट को हमने इंप्लीमेंट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे? बट बच्चा, ये वाला बात तो बिल्कुल सही है, हमने हमेशा सही सुना है। बट द थिंग इज कि विदाउट कोऑर्डिनेशन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन लाइक परफॉर्म, या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वर्क ही नहीं कर सकता। एंड द थिंग इज कि मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी कोऑर्डिनेशन के लिए एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज किया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, तो भैया सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस माना जाता है। अब क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस सेशन में ध्यान से यहाँ पे हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। सो दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन को लेकर। बट उससे पहले सबसे छोटा 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 कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा हुआ है कि यार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें मालूम है कि मैनेजमेंट को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, किसी भी अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, है ना। ऑब्वियस है भाई कि मैनेजमेंट का कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो भाई मैनेजमेंट स्टार्टेड लाइक कब से स्टार्ट होता है भाई? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज योर प्लानिंग। सबसे पहला काम होगा प्लानिंग का। देन प्लानिंग के बाद बच्चा ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग की जाएगी, स्टाफिंग बाय डायरेक्टिंग, एंड उसके बाद कंट्रोलिंग। यानी आप सबको पता है कि 5 फंक्शंस होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, एक मैनेजमेंट 5 तरह के काम को करता है। यानी वो 5 तरह के काम कौन सा है? सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। गॉट इट? सो ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर परफॉर्म किए जाने, तो ऑल्सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। इज इट? प्लानिंग की अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग के अपने बहुत सारे काम है, स्टाफिंग के अपनी बहुत सारी काम है, एंड द थिंग इज कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में भी अपना अपना बहुत सारा काम है। बट इतना सारा काम हो रहा है, इतने सारे लोग यहां पे इन्वॉल्व है, तो कैसे एक मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है? जब हम बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट में हम बोल रहे हैं इन विच वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द एम ऑफ विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स वर्क करें और किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यार इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे सिस्टमेटिकली वर्क कर पाती हैं, कैसे प्रॉपर सारी चीजें आप मैनेज हो पाती हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो यहां पे बोला जाता है बच्चा, इन सबको कहीं ना कहीं सिंक करता है। इन सबको सिंक करता है कौन? तो भाई इन सबको सिंक करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई कि ये सारे फंक्शंस जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हो रहते हैं। बिकॉज हम सबको पता है अपने आप में प्लानिंग इंडिपेंडेंट काम है, ऑर्गेनाइजिंग एक इंडिपेंडेंट काम है, स्टाफिंग अपने आप इंडिपेंडेंट काम है, डायरेक्टिंग कंट्रोल अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बट द थिंग इज कि ये दूसरे दूसरे फंक्शंस पे भी डिपेंडेंट है। अपने आप में प्लानिंग आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं आपको पता है आपकी प्लानिंग होने के बाद ही आपका ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही आपका स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर इंटरलिंक है ये एक दूसरे डिपार्टमेंट से या एक दूसरे फंक्शन से। करेक्ट? तो ये जब इंटरलिंक है बच्चा, तो कैसे मैनेज हो पाता है, कैसे पॉसिबल है, इस बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डिटेल में। बट उससे पहले छोटा सा डेफिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो निकाल के अपन यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन और आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग को अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, फॉर whom टू डू। तो यहाँ पे व्हाट टू डू हो गया बच्चा, क्या करना है, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। और सिंपल सी बात है, प्लानिंग को क्या बोला जाता है? प्लानिंग इज लाइक अ ब्रिज व्हिच फिल्स द गैप वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांटेड टू रीच। इज इट? यानी कहां पे आज हम एग्जिस्ट करते हैं और हमें कहां पहुंचना है, इस बीच का जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, और वो ब्रिज क्या हो जाता है बच्चा? प्लानिंग। कि भाई उस ब्रिज पे चल के आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कहां पे आज एग्जिस्ट करते हो और आपको कहां पे पहुंचना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को देख रहा हूं और मुझे मालूम है कि मुझे यहां से वहां तक पहुंचना है, तो मुझे एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा? एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो प्लानिंग आपको एक ब्रिज का काम करवाता है
क्योंकि आप प्लानिंग को देख करके आप समझ जाते हो कि यहां से यहां पहुंचने में हमें क्या क्या परेशानी आएंगी या हम कैसे पहुंचेंगे, क्या करके हम पहुंचेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको क्लियर होता है जब आप प्लानिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हो। ओके, जब प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म हो जाता है यानी कि एक प्रॉपर प्लान आपके पास रेडी है, तो अगला टास्क क्या होगा, उस प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेस अरेंज करना, या आप बोल सकते हो रिसोर्सेस को सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर में लेकर के आना। क्योंकि प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग लाइक आप अगर हम बात करें तो प्लानिंग एक पूरी की पूरी इमेजिनेशन है। तो उस इमेजिनेशन पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइजेशन मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड, हाउ मेनी पोस्ट टास्क नीडेड। यानी बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या डिसाइड किया जाता है कि एज पर द प्लान वी हैव टू मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज बच्चा, तो यहाँ पे सबसे मेजर जो रिसोर्सेज की बात होती है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। कि भाई ये जो प्लानिंग हुई है इसके हिसाब से कितने लोग काम करेंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे, एंड एस्टैब्लिशिंग द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कि भाई कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, एक पर्सन के अंडर में कितने लोग काम करेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क, इसको क्या बुलाया जाता है, एक कीवर्ड यहाँ पे आता है, एंड उस कीवर्ड को बुलाया जाता है बच्चा फ्रेमवर्क। तो वो फ्रेमवर्क कहाँ पे डिसाइड होता है बच्चा, फ्रेमवर्क डिसाइड होता है अपना ऑर्गेनाइजिंग में। आपको बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती हैं, एंड उन केस स्टडीज के अंदर जब भी आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, सो ये कहाँ पे डिसाइड होता है, कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये परफॉर्म किया जाता है, सो योर आंसर विल बी सर दिस इज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सिंपल सा टास्क है, और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है तो एज पर द प्लान विच इज टू बी डिराइव फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन। गॉट इट, कि प्लानिंग फंक्शन के अंदर कुछ प्लान रेडी किए गए, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो भाई दो तो हो गया, देन थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस हमें पता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। हमने ये तो पता लगा लिया कि कितने कितने लोग हमें चाहिए, एक सुपीरियर चाहिए, उसके अंडर में 4 एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहिए, उसके अंडर में हमें 2-2 लोग वर्कर्स चाहिए। तो आपने सिंपल सी बात है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर लिया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना है और उस काम को करने के लिए कितने लोग आपको चाहिए, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही ऑलरेडी क्लियर है। अब अगला टास्क आपका क्या है बच्चा, आपका अगला टास्क ये होगा कि आप वहां पे लोगों को रिक्रूट करो या लोगों को रिक्रूट करके सिलेक्ट करो, राइट, विच इज टू बी परफॉर्म बाय दिस स्टाफिंग फंक्शन। यानी जब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, आपको क्लैरिटी है कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एंड हमें कितने कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम कौन करता है, स्टाफिंग करता है। कौन करता है, फुलफिल करने का काम स्टाफिंग करता है। यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग को रिक्वायरमेंट सेंड करता है। क्या करता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग फंक्शन को रिक्वायरमेंट सेंड करता है कि भैया हमारे फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें इन 10 लोगों की जरूरत है और इन 10 लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो ये बता देता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का काम होता है जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो पर्सन को लेकर के आना, उस पर्सन को हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट करना, करेक्ट। तो ये काम यानी कि राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस हमें वो ढूंढना होता है एज अ स्टाफिंग फंक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो बेसिकली स्टाफिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा कि स्टाफिंग मतलब अच्छा इट रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ढूंढना, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, उसको अपॉइंटमेंट देना, एंड द थिंग इसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लेस वेकेंट है उस प्लेस को फिल करना, ये काम जो होता है विच इज टू बी परफॉर्म बाय दिस स्टाफिंग फंक्शन। एंड स्टाफिंग फंक्शन पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजिंग पे। किस पे डिपेंडेंट है बच्चा, ऑर्गेनाइजिंग पे, बिकॉज स्टाफिंग फंक्शन तभी काम करेगा जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन उसको रिक्वायरमेंट सेंड करेगा। तो ये चीज यहां पर बच्चा तभी परफॉर्म हो सकती है जब सारे डिपार्टमेंट्स में या सारे फंक्शन जहां पे परफॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स हो, एंड द थिंग इसकी सारी बात बहुत क्लियर मैनर में एक दूसरे में क्या हो पाए, सर्कुलेट हो पाए, ताकि जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं और जिस पर्पस के साथ परफॉर्म किए जा रहे हैं वो पर्पस, वो मोटिव हम अचीव कर पाए। गॉट इट बच्चा। तो हमने बोला फर्स्ट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द प्लानिंग, एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाफिंग होगा, और स्टाफिंग के बाद अगला टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच इज टू बी नोन एज डायरेक्टिंग फंक्शन। ओके, तो डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब क्या बच्चा, डायरेक्टिंग में हमेशा ध्यान रखेगा डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। ओके, अब ये वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग जो है ना, डायरेक्टिंग से ही बेसिकली काम स्टार्ट होता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो फाइनली काम जो है ना वो कहां से स्टार्ट होता है, डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है। बिकॉज प्लानिंग में सिर्फ इमेजिनेशन था, ऑर्गेनाइजिंग में एक स्ट्रक्चर हमने रेडी किया था कि इसके अकॉर्डिंग काम होगा।
स्टाफिंग में आप लोगों को अभी सिर्फ लेके आए हो, डायरेक्टिंग में फाइनली आपने क्या करा, जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर चुके हो, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम सौंपेगा, उसको काम देखेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उसको उसके काम को सुपरवाइज करेगा, उसको गाइडलाइंस देगा, उसको मोटिवेट करेगा। तो ये सारा काम परफॉर्म किया जाता है इन अ डायरेक्टिंग फंक्शन। सो डायरेक्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, कि जब फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है ना, तो वो काम कहां से शुरू हो रहा है, वो काम डायरेक्टिंग से शुरू हो रहा है, जहां पे लग रियलिटी में आप बोल सकते हो सारे लोग काम करना स्टार्ट करें। उससे पहले सिर्फ हमारा क्या चल रहा था, हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, ये रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए डिसाइड कर रहे थे। अब हम लोग फाइनली काम करने आ चुके हैं बच्चा। तो आई थिंक इस चीज पे आप लोग को क्लैरिटी है एंड इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा, तो अपन यहां से आगे बढ़ते हैं एंड मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो इट रिफर्स टू द गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज योर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कंट्रोलिंग फंक्शन। सो कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं बच्चों, तो प्लानिंग में हमें क्या मिलता है, प्लानिंग में हमें सेटअप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव बोल दो, या आप बोल दो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बोल दो, या आप बोल दो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। मान लो हमने डिसाइड किया था कि इस साल हमें 50% से सेल इंक्रीज करना है। क्या करना है, इस साल हमें 50% से सेल इंक्रीज करना है, और इसके हिसाब से प्लानिंग की गई कि भाई हम ये कैसे अचीव करेंगे, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या डिसाइड किया कि जब ये 50% से सेल इंक्रीज करना है, तो उसके हिसाब से हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमने उसको रिक्रूट किया, सब कुछ किया। ओके, बट जब हम लोग, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा क्या बच्चा, एक स्टैंडर्ड है। और फिर हमें लास्ट में जब डायरेक्टिंग फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल रिजल्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिजल्ट। तो हमारा टास्क क्या होता है, कंट्रोलिंग में, ध्यान से सुनेगा, कंट्रोलिंग फंक्शन को अगर हम परफॉर्म करें, इट मींस we have to compare our standard with the actual data. We have to compare with the standard with the actual data, and when we comparing the standard with the actual data, so basically हमें fluctuations दिखेंगे, या तो हम अचीव कर चुके होंगे, या fluctuations दिखेंगे। और फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्चुएशन। कि अगर हमारा स्टैंडर्ड 50% से सेल को इंक्रीज करने का था, और हमारा जब रिजल्ट आया तो हमने देखा 30% तक ही हम अपने सेल को इंक्रीज कर पाए, तो यानी 20% का डेविएशन आ गया। क्या आ गया बच्चा, डेविएशन आ गया। व्हेन द स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रिजल्ट, बेसिकली इट विल बी, या वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेविएशन। एंड जब डेविएशन आ जाए, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि डेविएशन जो आया, जो कमियां रह गई, जो हम गोल अचीव नहीं कर पाए, जितना भी हम अचीव नहीं कर पाए, वो कमियों के पीछे का रीजन क्या है, डेविएशन के पीछे का रीजन क्या है। तो वी हैव टू एनालाइज द डेविएशन बेसिकली, एंड एनालिसिस करने के बाद वी हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शंस। ओके, कि उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें काम करना होता है। तो ये गलतियों को सुधारने वाला काम, ये गलतियों को ढूंढने वाला काम, ये गलतियों को एनालाइज करने वाला काम किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म किया जाता है। सो योर आंसर विल बी कंट्रोलिंग फंक्शन। गॉट इट। सो ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। एंड बार बार मैं आप बोलोगे सर आप तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे समझा रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले ये समझना है कि भैया ये पांचों फंक्शंस काम क्या करते हैं। अब ये काम तब ज्यादा सिस्टमेटिकली मैनर में हो पाएगा, या हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएगा, कि अगर पांचों फंक्शंस के आपस में कोऑर्डिनेशन है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अपना अपना काम बेस्ट टू बेस्ट तरीके से करेंगे। अदरवाइज कोई फंक्शन हो सकता है परफॉर्म ना कर पाए, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि भाई हम कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करें, एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़े। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि सारे लोगों का सपोर्ट है, तब जाकर के एक मैनेजमेंट वर्क परफॉर्म कर पाता है। अगर सोचो कि एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है, सिंगल पर्सन काम करे, दो फंक्शंस अच्छे परफॉर्म हो रहे हैं, प्लानिंग अच्छा हो रहा है, स्टाफिंग अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग खराब हो रहा है, या डायरेक्टिंग खराब हो रही है, या कंट्रोलिंग खराब हो रही है, तो द थिंग इज कि कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, या कुछ फंक्शन का मान लो स्टाफिंग फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो भैया ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अपने रिक्वायरमेंट्स भेज रहा है, उस रिक्वायरमेंट को कंसीडर नहीं कर रहा स्टाफिंग फंक्शन, एंड उसकी वजह से हमारे गलत लोग रिक्रूट हो जा रहे हैं, एंड उनका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि हम अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहे। इज इट बच्चा? तो ये पूरे थॉट्स आप लोग को क्लियर रखने हैं कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन करता क्या, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? तो कोऑर्डिनेशन बच्चा सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को सिंक करता है, यानी कि एक तरह से इंटीग्रेट करता है। गॉट इट? सो बेसिकली क्या बोला गया कि कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन या फोर्स विच
synchronize the all the function of management एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक करना, सारे डिपार्टमेंट से सारे फंक्शंस के बीच में बच्चा एक इंटीग्रेशन करना कि बेसिकली सब लोग मिल करके जुड़ करके काम करे। तो ये एक पहला पॉइंट। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन एंड जॉब, यानी बेसिकली अगर सपोज करो भाई कोऑर्डिनेशन किसी मैनेजमेंट में नहीं है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि एक काम दो लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो कि विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगेंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रुप गोल तक अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। एक और पॉइंट देखते हैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लिए जरूरी है, कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल के लिए जरूरी है, कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के लिए जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करता है। गॉट इट? सो बेसिकली बच्चा कोऑर्डिनेशन भी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट, यानी ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही हो, चाहे वो मिडिल लेवल की बात हो रही हो, चाहे वो लोअर लेवल की बात हो रही हो, कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और it is we can see that in a management basically, got it? Then they also become a group and its case of every group they also require coordination among themselves। तो बच्चा आपने क्या बोला बेसिकली कि सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जहां पे भी ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वहां पे कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज और बोली जाती है कि क्या सर कोऑर्डिनेशन को हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिख सकते हैं? कभी भी ऐसा किसी क्वेश्चन में आ गया कि कोऑर्डिनेशन भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो क्या करेंगे हम लोग वहां पर? तो मेरे भाई मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि कोऑर्डिनेशन में फिर हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी कोऑर्डिनेशन को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे सर? कोऑर्डिनेशन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? कि भाई विदाउट कोऑर्डिनेशन द मैनेजमेंट इवन कैन नॉट बी परफॉर्म, या द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म। कि भाई फंक्शन तभी ज्यादा सिस्टमेटिकली तरीके से वर्क करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम ये होगा ना कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं और हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा स्टाफिंग बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, वो नहीं हो रहा है। आप बस सोच रहे हो, अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हो नहीं रहा है। चलिए तो एक एक करके इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। तो बेसिकली जहां पे भी हमने बोला है कि जहां पे भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, यानी अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अकेला एक कोई गार्ड है एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट पे, एक पूरी कंपनी के अंदर एक ही गार्ड है और वो गेट पे काम कर रहा है, तो ऑल दो ठीक है, वो अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जहां पे भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, 5 लोग इन्वॉल्व है, 10 लोग इन्वॉल्व है, 15 लोग इन्वॉल्व है, तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम आएगी। इज इट? या उतना इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा, उतना एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा जितना कि हो सकता था। सो ये बात का ध्यान रखिएगा कि पहला पहला इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चा कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। कि भैया कोऑर्डिनेशन क्या करवाता है, जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उनके ग्रुप, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और एज अ ग्रुप एफर्ट्स रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो विदाउट कोऑर्डिनेशन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि भाई हम इंडिविजुअल एक्टिविटी को ग्रुप एक्टिविटी मान जाए या ग्रुप एक्टिविटी का बेनिफिट ले पाए। ओके, सो पहला इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन और डायरेक्शन बेसिकली। तो अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो सारे एफर्ट्स एक सिंगल गोल को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूं, 5 लोग मेरे साथ और टीम में काम कर रहे हैं, मैं कुछ और पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा हो जाए। कोई सेल्स बढ़ाने का सोच रहा है, कोई प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि क्वालिटी इंप्रूव कर दें, कोई सोच रहा है कि भाई हमारे जो मान लो सपोज करो कि भाई जो मार्जिन है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पीछे रह जाएगा। सो क्या किया जाता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू? आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू सब लोगों को जब इंटीग्रेट करें, सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है या सारे इंडिविजुअल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके ग्रुप एफर्ट्स में बनाया जा रहा है, तो बेसिकली उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यानी सारे लोग एक डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, सारे लोगों का टास्क जो है, सारे लोगों के जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि भाई सपोज करो अब अगर हमें सपोज जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे आप लोगों ने देखा हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर रॉड वगैरह होती है एंड रॉड वगैरह को कट किया जाता है
तो रोड रॉड वगैरह को कट किया जाता है, तो भाई दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है भाई आजकल मशीन से कट कर लिया, और पहले हम देखते थे बहुत पहले कि भाई हैमर्स एंड एक छोटा सा इक्विपमेंट होता था, तो उसको रख करके टूका जाता था। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई ऐसी कोई, जैसे कॉमन लैंग्वेज में छेनी टाइप का हो गया, और फिर यहाँ पर एक हैमर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हैमर एक पर्सन यूज कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि अगर हैमर यूज कर रहा है तो ऑल दो कभी वो यहाँ पे मारेगा, ठीक है, दो तीन लोग कर रहे हैं, चलो एक एक हैमर ये लगा रहा है और एक हैमर ये लगा रहा है, ठीक है, दो पर्सन, कोई बंदा यहाँ पे मार रहा है, कोई बंदा यहाँ पे मार रहा है, कोई बंदा यहाँ पे मार रहा है, तो कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं होगा। अगर सारे हैमर एक ही जगह पे पड़े तो धीरे करके क्या होगा बोलो, ब्रेक हो जाएगा। यानी आप इस तरीके से समझेगा कि अगर एफर्ट्स एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं तो वो एफर्ट्स वैल्यूलेस हो जाएंगे, उन एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो ये जो वैल्यूलेस ना हो और उन एफर्ट्स पूरे पूरे इंटीग्रेट होकर के हमारे गोल तक हमें पहुंचा पाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन, जो कि हमें कहीं ना कहीं बोलता है कि कोऑर्डिनेशन एंश्योर द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही सारे लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही फॉलो, प्रॉपर गोल को ही फॉलो करें, एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एंड बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंस की। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो भैया ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो वहां पे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई बिजनेस स्टार्ट हो गया और सब लोग अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, सब लोग अच्छा अच्छा सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सारे गोल भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइडलाइंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब थोड़ा सा टाइम हो गया, 6 महीने हो गया बिजनेस को, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो, या कोऑर्डिनेशन की जो जगह है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअस है कि भाई फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द फर्म, हर जगह पे हर टाइम पर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर, या कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट? तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस। अगर आएगा तो आप क्रॉस कर दोगे कि सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर बी कंसिडर्ड एज अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गॉट इट? तो चलिए भाई, क्या बोला गया है कि इट रिक्वायर्स ऑल द लेवल इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इज ऑपरेशन। जब जब बिजनेस चलता जाएगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रनिंग पोजीशन में है और वो चलता जा रहा है, तो ऑल दो वहां पर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक और इंपॉर्टेंस में जाते हैं बच्चा, तो ये वाली टर्म्स आपको ऑलरेडी क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन इज ऑल अ परवेसिव फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेक्टर के लिए बोला गया है कि अगर आप एजुकेशन वाले सेक्टर में कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आप सपोज करो हॉस्पिटैलिटी अगर आप चला रहे हो, उस काइंड ऑफ सेक्टर में आप अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो वहां पर कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं है। हमेशा हर जगह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, या एवरी सेक्टर और इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात बेसिक बेसिक बात है कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। तो ये सिंपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना है कि यार हमेशा 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 एक मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज की है, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इवन कैन नॉट बी परफॉर्म, or if it is performed the goal of business organization cannot be even achieved. Okay, so चलिए एक लास्ट हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन का काम सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अगर मैंने बोला ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो हर जगह पे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो क्वालिटी चेकर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आप लोगों का मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस मैनेजर हो, हर जगह पे हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करे या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। गॉट इट बच्चा? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे वो टॉप लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करे एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मैनेज करे। राइट? तो बच्चा यहां तक आपने सीखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एंड द थिंग इसके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी पूछा जाता है एंड बहुत बार केस स्टडी के थ्रू भी पूछा जाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे किस इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, और या फिर आपको बोल दिया जाता है कि भाई राइट द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस 5 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वहां पे ये क्वेश्चन आप लोग का 5 to 6 मार्क्स का रेडी हो जाता है एंड इसी के थ्रू अगर केस स्टडीज आती है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज इसी कॉन्सेप्ट से बना दी जाती है। ओके, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये सेशन आप लोग के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इसी तरीके से आपको ये सारे सेशंस मिल पाए तो आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई थिंक इसकी ये इंपॉर्टेंट सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज आप सबको पता है कि यार इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो कोई भी गोल हमने डिसाइड किया होगा उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। एंड द थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइक द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ दी सुपर ग्रेड्स, तो बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, या आप यहाँ पे टेलीग्राम को सर्च भी कर सकते हैं, CUT बाय सुपर ग्रेड्स के नेम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा।
इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो करके आप बहुत सारी बेनिफिशियल जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सारे यूट्यूब सेशंस की पीडीएफ्स, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी इवन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज बहुत सारी क्वेश्चंस तो वहीं से उठ के डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिल जाने वाले। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक सो मच, टेक केयर, बाय बाय।